मेरे ख्याल से बहुत मज़े की चीज़ है नॉन टेक्निकल राइटिंग। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है आपको, ठीक है, लिखने का, और बहुत ज़्यादा प्लेजर भी मिलता है आपको लिखने का। इफ़ यू राइटिंग फॉर प्लेजर, और इफ़ राइटिंग थिंग्स एंड राइटिंग ओपिनियंस मेक यू हैप्पी, तो ये दिस इज द थिंग दैट यू शुड गो फॉर। इसमें आप जो है ना स्टोरी टेलिंग आ सकती है कि जी नॉन टेक्निकल राइटर कैप्टिवेट्स रीडर थ्रू कंपेलिंग नैरेटिव्स एंड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। आपको स्टोरी टेलिंग, आपको सस्पेंस बनाना आना चाहिए जब आप एक नॉन टेक्निकल राइटर होते हैं, जब आप स्टोरी टेल कर रहे होते हैं, सस्पेंस क्रिएट करना, बिकॉज सस्पेंस ना इट अट्रैक्ट्स ऑडियंस द मोस्ट इन माय ओपिनियन। जब तक सस्पेंस है तब हाँ, एज अ रीडर आपका पॉइंट है ये, तो आपका एज ए रीडर एज ए वॉचर आपको लगेगा तो ये यार के मतलब सस्पेंस क्रिएट कर दिया, ऐसे क्लिफ नोट पे, क्लिफ हैंगर पे क्यों खत्म कर दिया। बट यही चीज जो है ना एक राइटर, एक रीडर को, आपके ऑडियंस को आगे लेके जाने का ना एक मोटिवेशन देती है। उसके बाद आ जाती है सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉन टेक्निकल राइटिंग, एक्सेसिबिलिटी फॉर डाइवर्स रीडर्स। अच्छा, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है विच इज पार्ट ऑफ नॉन टेक्निकल राइटिंग। Non-technical writing is crafted to be easily understood and enjoyed by a broad audience, regardless of their background or prior knowledge on the subject. इसको इस तरह क्राफ्ट करना पड़ता है जब आप लिख रहे होते हैं ना, आपको इस तरह क्राफ्ट करना पड़ता है कि आप एक मेजॉरिटी जो लोग हैं ना वो आपसे कनेक्ट कर पाए आपके लेवल पर आके, ठीक है। वो ये ना सोचें कि थोड़ा सा उनको, मतलब नोबडी लाइक्स टू रीड अ बुक जिसमें हर आपको ना पार्ट के ऊपर जाके आपको गूगल करना पड़ा कि यार इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दैट मीन। तो ये जो चीज़ होती है ना, एक काइंड ऑफ आपकी ना डील ब्रेकर हो जाती है जब आप इस तरह के वर्ड्स वगैरह, जार्गन्स हो गए, जार्गन फ्री वर्ड्स यूज करने होते हैं नॉन टेक्निकल राइटिंग में। आपको ना डम डाउन करना पड़ता है। जब स्टोरी टेलिंग की बात आ जाती है तो जाहिर सी बात है आपको लोगों के लिए थोड़ा सा इजीली बनाना पड़ता है उस चीज़ को। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वैसे एग्जिस्ट तो नहीं करते, बट ये मेरे अपनी तरफ से बनाए हुए कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आप कर लें। दीज आर 6 C's ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप सबने सुने ही होंगे, पहले सेमेस्टर में हम सबने पढ़े हैं। तो 6 C's ऑफ कंटेंट राइटिंग। इनमें से पहली बात वही वाली बात आती है, क्लैरिटी। क्लैरिटी जो होती है वो एक प्ले करती है रोल बड़ा मेजर। अब इफ यू आस्क मी अबाउट 10 में से इन 6 में सबसे ज़्यादा कौन सा होल्ड करती है चीज़, तो वो क्लैरिटी है। कि जब तक आपका कंटेंट क्लियर नहीं होगा ना, जब तक कोई उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा ना उसके अपने लेवल पे आगे, तो दे वोंट एंजॉय दैट कंटेंट। और ये हम सभी सोच सकते हैं कि जब तक हम एक लेवल पे कनेक्ट ना कर पाए एक कंटेंट राइटर से, उसके मटेरियल से, उसकी चीज़ों से, तो फिर मज़ा नहीं आता बस लिखने पढ़ने में। वही वाली बात है, कंसाइजनेस। हाँ, ये भी होती है कि जी आपको कंटेंट जो है कंसाइज रखना पड़ता है, टू द पॉइंट, ये वो फलाना नहीं गाना। जब व्हेन यू स्टोरी टेलिंग, तो तब तो आपको ये फ्रीडम मिल जाता है कि आप कंसाइज हो सकते हैं, कंसाइज ना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप खींच सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, आप क्या नाम है एक यूनिवर्स के अंदर एक और यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टोरी टेलिंग से हट के कोई बात कर रहे होते हैं तो फिर आपको कंटेंट को कंसाइज रखना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन एंड ऑन अबाउट वन टॉपिक, वन थिंग, एंड कंप्लीटली इग्नोर द अदर थिंग्स। यही टेक्निकल राइटिंग में बात आ जाती है कि जी व्हेन आई एम होस्टिंग एन इवेंट या राइटिंग अबाउट एन आर्टिकल अबाउट जस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल अ कैमरा, तो मैं अब उसकी एक ही पॉइंट जो उसका प्लस पॉइंट है उस पर अपना 80% कंटेंट लिख दूं और 20% उसके जो बाकी पॉइंट्स हैं उस पर ना लिखूं, तो वो फिर एक फेवरेटिज्म वाली पॉइंट आ जाता है। ठीक है, कोहेरेंस ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका कंटेंट है ना वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, वो एक फ्लो में जा रहा हो। वो ये ना हो कि मैं पहले बता दूं कि टेक्निकल राइटिंग की 2 टाइप्स हैं, टेक्निकल राइटिंग की 2 टाइप्स हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अब मैं ये ना बताऊं कि टेक्निकल राइटिंग में क्या फ़र्क है और नॉन टेक्निकल राइटिंग में ये क्या फ़र्क है, वो मैं आगे जाके बताऊं आपको। तो पहले बताना ज़रूरी है और एक फ्लो में जाना पड़ता है, ताकि ना वही वही वाली बात है कि समवन शुड रिलेट टू पेज 1 and 2 टू रीड टू पेज 3 and 4। उसके बाद आती है क्रिएटिविटी। अच्छा, ये वाली बात जो है ना, ये मुझे भी बड़ा टाइम लगा था एज ए राइटर कि इस चीज़ से कनेक्ट करने के लिए कि क्रिएटिविटी यार, इट इट कम्स नेचुरली। ठीक है, आप ना अपने आप को क्रिएटिव, मेरे ख्याल से, मेरा जो अपना ओपिनियन है, आप अपने आप को क्रिएटिव ज़बरदस्ती नहीं बना सकते। बिकॉज जब आप ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं क्रिएटिव बनने की, तो वी जस्ट गो एंड अराउंड इन सर्कल्स। एक ही चीज़ हम किसी और का पॉइंट लेके उसको थोड़ा सा चेंज करके कहेंगे जी आई मेड दिस। जो क्रिएटिविटी है ना, आपको अपने माइंड को थोड़ा सा फ्री करना पड़ता है टू थिंक प्रॉपरली, और फिर वो आपके ऊपर आती है कि जी यार इस तरह मैं कर सकता हूँ काम। करेक्टनेस ये आपकी टेक्निकल राइटिंग में बड़ा साथ देती है कि आपका जो कंटेंट है वो एक्यूरेट हो,
उसमें करेक्टनेस हो, वो क्रूशियल हो। अगर कोई आपके ऊपर क्रिटिक्स आ भी रहे हैं, ठीक है, आपके ब्लॉग के ऊपर, आपकी जो भी आपने लिखा है उसके ऊपर, तो वो आप उनको काउंटर कर सको, ठीक है। उसके बाद आ जाती कंसिस्टेंसी। वही वाली बात है, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर राइटिंग स्टाइल, टोन एंड फॉर्मेटिंग। ये इस तरह ना आपका, जिसे कहते हैं ना इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, आपका प्रॉपर कस्टमर या आपका प्रॉपर क्लाइंट बन जाता है जब आपकी एक ही टोन हो रही होती है, आपका एक स्टाइल हो जाता है जिससे लोग कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, जिससे लोग समझ पा रहे होते हैं, जिससे लोग इजीली एक्सेस कर पा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि अब मैंने पढ़ना है ना, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसी बंदे का कंटेंट पढ़ना है। दीज आर 6 C's ऑफ कंटेंट राइटिंग इन माय ओपिनियन, ठीक है। ये रीड या आपने राइट जो भी करना है आप कर लें। उसके बाद आ जाती है कि ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है ये बात वैसे तो, कि राइटर को क्या चीज़ अलग करती है। सारे एक जैसे हो जाएंगे तो वही भली बात है, सारे एक जैसे हो जाएंगे तो आप में और दूसरों में फ़र्क क्या है। तो जो चीज़ें मेरे ख्याल से ना एक कंटेंट राइटर को स्टैंड आउट करती है, वो ये उसकी स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स होते हैं कि जी वो स्टैंड आउट राइटर्स हैव एक्सीलेंट ग्रामर, ठीक है, स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज एंड कंसाइज कम्युनिकेशन। ग्रामर वक्त के साथ साथ मिलती रहती है, ना मैं लेके पैदा हुआ था ना कोई और हो गया लेके पैदा होता है, साथ साथ चलती रहती है और आती रहती है। उसके बाद आ जाती है अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आपने ब्रॉडर ऑडियंस को करेक्ट करना है या उसको ब्रॉडर ऑडियंस को रीच आउट करना है, क्या आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट के साथ रीच आउट कर सकें, आप उनके साथ चल सकें। वो वही वाली बात आ जाती है, बड़ा मशहूर कॉल है ये, तो मुझे नहीं पता किसका है बट है मशहूर, कि जस्ट गो विद द फ्लो। तो आपको अडेप्ट करना पड़ता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स के साथ, टोन्स के साथ, ऑडियंस के साथ, प्लेटफॉर्म्स के साथ। आप आज फॉर एग्जांपल मैं आज लिख रहा हूँ, कोई राइवलरी हो, कॉम्पिटिटर्स हो, आज लिख रहा हूँ गूगल के बारे में तो कल लिख रहा हूँ सैमसंग के बारे में, तो परसों लिख रहा हूँ एप्पल के बारे में। तो मुझे एक जितना इनपुट, अपने फेवरेटिज्म को हटा के एक जैसा इनपुट, एक जैसा स्टाइल और एक जैसी टोन जो है ना, उन तीनों के कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे तो फिर जस्टिस होगा उनके, जो भी मैं उनके लिए लिख रहा हूँ उसके लिए साथ। उसके बाद आती है ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। जब आपके पास ऑडियंस अवेयरनेस से रिलेट कर सकते हैं इस बात को आप, कि जी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है किस तरह की ऑडियंस को आप करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अ ब्लॉग अबाउट ए, जस्ट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं ऑटोमोटिव कंटेंट राइटर हूँ, मैं किसी गाड़ी के बारे में कंटेंट लिख रहा हूँ, कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ, कोई पीस लिख रहा हूँ, तो मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह का ऑडियंस जो है ना, वो मेरा जो आर्टिकल है ना वो लिखना चाहेगा, ब्लॉग पढ़ना चाहेगा कौन सा। अब मैं, ये वाली बात बड़ी ज़रूरी होती है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आप किस तरह की चीज़ को ना रीच कर रहे हैं, किस तरह की। ये नहीं कि आई विल गो अबाउट के, फॉर एग्जांपल मैं एक मिड सेगमेंट गाड़ी के बारे में कोई कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मैं आई वोंट ब्रैग अबाउट कि जी ये है इसके अंदर एंड इसके अंदर इतने कलर्स हैं, ये वो फलाने में। दीज आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट देयर ऑडियंस। आजकल के ज़माने में भाई अडेप्टेबिलिटी से रिलेट करती है पिछली बात वही वाली आ जाती है कि आपको स्मूथ जाना पड़ता है, टोन में जाना पड़ता है, एक फ्लो में जाना पड़ता है। अडेप्टेबिलिटी से रिलेट करती है कि आजकल के ज़माने में सबको पता है कि जी पेट्रोल एक बड़ा मसला है, ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेट करते हैं। तो मैं उस तरह का ऑडियंस, उस तरह का जो है ना कंटेंट लिखूंगा आज के दिन में। अगर मुझे कोई आज कहता है ना कि रीच आउट करता है कि अब्दुलरहमान है, अब्दुलरहमान आई वांट यू टू राइट अ ब्लॉग और अ पीस और एन आर्टिकल अबाउट माय कार, ये वो फलाने, मेरे पहले जहन में बात ये आएगी कि यार ये फ्यूल एडवर्टाइज क्या करती है, कितनी वो है, मतलब अफोर्डेबल है, क्योंकि ये ज़्यादा मार्केट की डिमांड है और इसी तरह आपको अडेप्ट करना पड़ता है। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अडेप्ट टू। आगे चलते हैं उसके बाद ये एक मेरी बात है कि मेरी तो नहीं है, बेसिकली ये वही वाली बात है कि मैंने किसी से सीखी थी कि जी बड़े नंबर्स जो होते हैं ना वो आपके ऑडियंस को कैच करते हैं। आप लिखें, वही वाली बात है, ये हमारे फिजिक्स के टीचर भी बताते थे, आप यूनिट को डम डाउन कर दें, ठीक है, वही वाली बात है, 10 ग्राम है ना 1000 मिलीग्राम कर दें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको ऑडियंस को कैच अप करने की बड़ी इजीली आपकी मदद करती हैं कि आप बड़े नंबर्स यूज़ करें। 10,000 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा होता है ना, कहता है यार मेरे ख्याल से स्लाइड का नंबर है, बट यहाँ पे 10,000 लिखा है, तो ये कहाँ से आ गया। दीज आर थिंग्स। उसके बाद 4 रूल्स हैं, ठीक है, और ये आप लिख लें, पढ़ लें, और इसके बाद अगर आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझ के आप लिखेंगे तो आई एम श्योर कि आप एक अच्छा आर्टिकल, अच्छा ब्लॉग, अच्छी स्टोरी लिख सकेंगे। पहली चीज़ आ जाती है रिसर्च। आप लिख रहे हैं अबाउट, आप फिक्शनल की स्टोरी लिख रहे हैं, आप कोई फिक्शनल नहीं होगी, आप कोई टेक्निकली एक्यूरेट ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई आप पीस लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें आपको रिसर्च करना बड़ी ज़रूरी है। आपको थॉरोली ना हर चीज़ के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और रेलिवेंट हो, एक्यूरेट और रेलिवेंट हो और कनेक्ट कर पाए ऑडियंस से बिफोर राइटिंग, कि जी आपका जो कंटेंट है ना वो वेल इन्फॉर्म्ड हो, वो क्रेडिबल हो,
वो स्टैंड आउट कर पाए, उसके अंदर स्ट्रांगनेस हो, फर्मनेस हो। उसके बाद आता है सेकंड रूल, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। ये पहले भी इसके बारे में पढ़ चुका हूँ कि ये क्या चीज़ है जो राइटर को स्टैंड आउट करवाती है, लेकिन ये देन अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली एंड कंसाइजली, यूज सिंपल एंड अवॉइड jargon और complex terms that may confuse readers। फिर से वही बात आ जाती है, जब आप ब्रॉडर ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपने वर्ड ऐसे यूज करने हैं जो सिंपल, जो इजियर टू अंडरस्टैंड हो। नो बडी लाइक्स टू रीड अ बुक, अगेन मैं कह रहा हूँ, जिसमें हर वर्ड पे, हर लाइन में आपको रुक के गूगल या डिक्शनरी से आपको निकालना पड़ेगा व्हाट डज दिस वर्ड मीन या व्हाट डज दैट वर्ड मीन। इस तरह वो जो एक कंटेंट या एक राइटर टू रीडर जो आपका रिलेशन होता है ना, वो ब्रेक कर जाता है। उसके बाद आ जाता है सेकंड रूल में ही आपको फर्दर आ जाता है कि जी आपके पॉइंट को क्लियर क्या करेगा। दो चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वही वाली बात है, मैं अपने रूल से हट जाऊंगा कि जी क्लियर कैसे होंगे। सिंपल हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, एक फ्लो में चल रहा हो, स्मूथ हो, ईजियर टू अंडरस्टैंड हो, जार्गन फ्री हो, जार्गन्स ना हो उसमें, ठीक है, ज़्यादा कुछ तरह के वर्ड्स ना हो कि जी बिल्कुल ही अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो कोई रीडर। मैं नॉन फिक्शन लिख रहा हूँ अबाउट सुपर हीरोज, तो 14 से एज लेस या 16 से एज लेस के नीचे चीज़ें जो लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उससे तो फिर तो जाहिर सी बात है वो कर ही पाएंगे। तो उससे नीचे जो वर्ड्स कॉमनली यूज हो रहे थे मैं वो वर्ड्स यूज करूंगा, ठीक है। और जब आप ये दो वर्ड्स यूज, दो क्या नाम है पॉइंट्स पे रहेंगे ना कि सिंपल होंगे और ऑर्गेनाइज्ड होंगे आपके डिटेल, तो ऑडियंस आपका पॉइंट मिस नहीं कर पाएंगे। दे वोंट हैव टू गो फ्रॉम चैप्टर 3 जो आपने बुक लिखी है, आपने कोई चीज़ लिखी है, तो चैप्टर 1 की यार ये बात जब हो रही थी तो मैंने तो नहीं पढ़ी। अगर आपके वर्ड सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड होंगे ना, तो ये वाला काम आपके साथ नहीं होगा और इट इज़ वेरी बिग सेलिंग पॉइंट। आगे जाके वही वाली बात आती है, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। क्लैरिटी जो है ना, वो वेरी क्रूशियल है फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अदर देन राइटिंग, ठीक है, राइटिंग के अलावा भी। ये क्लैरिटी जब आप कॉमनली कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं ना किसी से, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप अगले बंदे से ना कनेक्ट कर पाएँ, कि वो आपसे दोबारा बात करना चाहे, आपसे कनेक्ट करना चाहे, आपसे बात करना चाहे, आपका जो आपने लिखा है वो पढ़ना चाहे, जो आपने कंटेंट प्रोवाइड किया है या प्रोड्यूस किया है वो कंज्यूम करना चाहे। सिंप्लिसिटी इज़ की फॉर ईज़ी कॉम्प्रिहेंशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और ईज़िली अगर कोई कॉम्प्रिहेंड करना चाहता है ना, उसके लिए सिंप्लिसिटी सबसे बेस्ट है। थर्ड रूल आ जाता है इंगेजिंग एंड कंपेलिंग। अब आप जब कोई मार्केटिंग के लिए चीज़ लिख रहे होते हैं ना, या आप कोई मार्केटिंग कैंपेन लिख रहे होते हैं, तो उस चीज़ में आपके दो चीज़ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपको ना क्लाइंट को इंगेज करना पड़ता है, या कंपेल करना पड़ता है कि माय प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट, ठीक है, बाकी जो है ना वो कुछ ना कहीं इससे डल डाउन है, किसी से डम डाउन है, इससे बेहतर नहीं है। तो उसके लिए आपको कैप्चर करने पड़ते हैं रीडर्स की अटेंशन और उनकी कैप्टिवेटिंग हेडलाइंस। ये वही वाली बात है कि जी हकीकत टीवी की एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि जी आप लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल मछली पकड़ी गई है कहीं पे, तो वो लिखेंगे जी ऐसा हादसा हो गया, ऐसी चीज़ देखी गई जो पहले ना देखी गई थी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, ऑल्दो होती तो इसमें आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे होते। अगर कहीं बहुत टाइम बाद हो रहा है या कहीं बहुत टाइम बाद बारिश हो रही है, तो हो तो वो है तो बात वो ठीक ही। तो इससे ये होता है कि ये चीज़ें ना फ़ौरन से आपके ऑडियंस ना क्लिक करती है पॉइंट कि यार ऐसा क्या हो गया? ठीक है, ऐसी क्या बात थी जो मतलब पहली दफ़ा होगी सदियों में, या पहली दफ़ा सदियों जैसा वो बिग वर्ड्स आ जाते हैं ना, बिग बिग नंबर्स आ जाते हैं, वही वाले बिग वर्ड्स आ जाते हैं कि सदियों में पहली दफ़ा। और कंटेंट को इंटरेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है, एन्जॉयबल टू रीड करना पड़ता है। जब आप कोई मार्केटिंग के लिए साहस से भी चीज़ लिख रहे होते हैं ना, आप यू आर नॉट जस्ट गोइंग फॉर द बिग फर्म or the big retailers, you're also going for that one single employee, because one single employee makes a bigger difference, ठीक है, तो आपको उनके लिए भी वो करना पड़ता है। आगे जाके बात आ जाती है हमारी, वही थर्ड रूल आ जाता है, हाउ टू एंगेज। अब एंगेजिंग एंड कंपेलिंग तो हो गया, लेकिन आप कैसे करें, तो उसके लिए कंपेलिंग एक आ जाती थी, कैप्टिवेटिंग हेडलाइंस। उसके बाद स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स आ जाती हैं और वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स है ना, इस पे मेरा बहुत जोर है क्योंकि ये मेरा फेवरेट जॉनर है, ठीक है, अबाउट राइटिंग। तो इसमें आपको इनकॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स टू मेक योर कंटेंट मोर रिलेटेबल एंड एंगेजिंग। यूज एनेक्डोट्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आप अपने जब स्टोरी टेल कर रहे होते हैं ना आपको, तो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, which make the foundation for that stories main character और मेन ब्रेकिंग पॉइंट। उसके बाद आ जाता है आपका केस स्टडीज, ठीक है। अब मैं आपको कैसे चले इस तरह फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई वो थ्रिलर देख रहे हैं, कोई थ्रिलर पढ़ रहे हैं,
कोई चीज़ ऐसी क्राइम रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब ये वाली बात आ जाएगी ना कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो आपका एक लेवल जो कनेक्शन का होगा ना वो बढ़ जाएगा। ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ये सच हो सकता है, ये इट इज़ इन फिक्शन, और इफ इट इज़ फिक्शन तो इसकी जो बेस है वो एक करेक्ट उस पर पड़ी हुई है, तो ये स्टोरी टेलिंग में बहुत काम आता है, सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। उसके बाद आते हैं प्रोवाइड वैल्यू। आपको वैल्यूएबल और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन जो रीडर्स बेनिफिट कर सकें। जब आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं ना, फॉर लेट्स से फॉर एग्जांपल, दोबारा से मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी लेट्स से फॉर अ कैमरा आप लिख रहे हैं, तो आपने ऐसी इंफॉर्मेशन उनको देनी है जो वो आपसे मांग रहे हैं, जो आपसे कलेक्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ a Q&A, इट इज़न्ट ट्विच पे स्ट्रीम नहीं चल रही है, इट्स अ कंटेंट दैट यू हैव रोट, और ये अब आपने मार्केट में पुट आउट कर दिया है, ठीक है। अब या आप जाके लोगों के उस पर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो है ना ऐसी चीज़ें, ऐसे लफ्ज़ यूज़ करने पड़ते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं जिनसे वो कनेक्ट कर पाएँ, जिनसे वो बेनिफिट कर पाएँ। मैं अगर किसी एज अ कैमरा लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे जो मेन मेन फोटोग्राफर थे ना, उनके जो मेन मेन मसाइल हैं, जो उनके क्वेश्चन हैं, उनके बारे में लिख दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं आंसर द क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोवाइड इनसाइट टिप्स दैट आर रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल। यही रिसर्च रिलेट कर देती है वाली बात। जब आप प्रोवाइड वैल्यू कर रहे हैं तो यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट। आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है व्हेन यू राइटिंग टेक्निकल। क्या आपको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, आपको एडिटिंग करनी पड़ती है। आप ये जो है ना कि बात कहते हैं कि जी पेपर करके उसके बाद एक दफ़ा पढ़ लें कि ठीक लिखा है नहीं लिखा, तो इट इज़ वेरी करेक्ट कि जी आपको अपने ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो जाती हैं लोगों से। अब तो खैर सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ गए हैं, तो ये कोई मतलब, पहले जब हैंड रिटन कंटेंट की बात है तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये बातें कि आपका जो कंटेंट है वो टाइपोज और प्रॉपर ग्रामर ग्रामर रूल्स ये कर रहा है। जब आप टेक्निकली ये चीज़ लिख रहे हैं क्रिटिक्स से बचने के लिए, तो आपको ये वाली बातें ज़रूर इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, किसी की मार्केटिंग कैंपेन है या किसी फर्म के लिए लिख रहे हैं, तो मेरा जो अपना ओपिनियन है ना, आप ना इसको टीम्स में प्रोवाइड, आप जब कोई चीज़ लिख रहे हैं ना, आप उसको 2 टीम्स में कर लें। फॉर एग्जांपल 2 बंदे भी हैं ना, तो 2 बंदों की एक-एक और टीम हो जाए। अब पहला बंदा जो है वो रूल 1 और रूल 4 के ऊपर आएगा कि जी क्लैरिटी, और मैं प्रूफ रीडिंग करूँगा। तो प्रूफ रीडिंग करने वाले के लिए ज़्यादा बेहतर यही होता है कि वो थका हुआ ना हो कंटेंट पढ़-पढ़ के, क्योंकि फिर वो टाइपोज़ को इग्नोर करता रहता है, और 2-3 आप किसी और को दे दें, तो दैट वुड मेक अ बेटर पीस दैट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर द ऑडियंस। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज स्किल्स। अच्छा, ये वाली बात मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि जी हमारी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या हमारे ग्रामर रूल्स, मतलब वही वाली बात है, सब्जेक्टिव्स ये एंड फर्स्ट रूल्स एंड सेकंड रूल्स ये वो फलाने-ढिमकाने नहीं पढ़े थे, अब लिखने का शौक है ये वो। तो ये जो परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, मैंने खुद ही थोड़ा-सा इनको वो किया था, और 10-15 लोगों में मैंने सवाल वगैरह करके पूछे थे। तो लैंग्वेज स्किल्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है ना, वो वोकैब्युलरी होती है। जब आप लिख रहे होते हैं ना, आपको वोकैब्युलरी का कोई डर नहीं होता, क्योंकि आप कहीं से भी रीच आउट कर सकते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ग्रामर एंड सिंटैक्स आ जाता है आपका, ठीक है? ये 42.3% ये भी मैंने टोटल वो किया हुआ है, ऐसे दीज़ आर जस्ट वर्ड्स आउट ऑफ द बॉक्स। उसमें आ जाता है कि जी रूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जो सबसे ज़्यादा डर होता है ना, पब्लिक स्पीकर्स में भी होता है ये, कि जी फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, लोग बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हैं कि जी इसने फ्लुएंटली नहीं बोला है, इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत थी जी, कि संडे है, ये है, वो है। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं, ये स्क्रैच आउट हो जाती हैं। दीज़ मैटर द लेस जब आप कोई चीज़ कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो उसमें ये वाली चीज़ें बहुत डाउन डाउन हो जाती हैं। आगे आ जाते हैं जी, ये कीवर्ड्स है जी, थोड़ा-सा मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज़ अवर नेक्स्ट सेशन इज़ आल्सो बेस्ड ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एंड जो आपका प्रैक्टिकल व्यूज़ वगैरह हैं, उसके बारे में आ जाता है। तो कीवर्ड सर्च इन कंटेंट राइटिंग refers to the process of researching and identifying relevant keywords that are commonly used by people searching for specific topics and information online। अच्छा, ये किस तरह होता है? ये इस तरह होता है कि जी कोई बंदा ये नहीं लिखेगा कि अगर कोई डम्ब डाउन बंदा है, या कोई मतलब बेसिक रीडर है, या बिल्कुल बेसिक पे जाके कोई बंदा ये नहीं लिखता, गूगल पे सर्च ये नहीं करता कि जी बेस्ट कैमरा इस तरह का, ठीक है? वो लोग लिखते हैं कि ये भी होते हैं इस तरह के, आपके पास ऑडियंस आती हैं, लेकिन लोग बेसिकली कम्पीट के इसमें जाते हैं कि जी इफ़ आई हैव दिस थिंग एंड दिस थिंग इज़ द बेस्ट, तो इसके कंपेटिटर कौन है? तो इस तरह के वर्ड्स जो आप लिखेंगे जी दिस कम्पीट्स विद दिस, ये वाला सेंटेंस आ गया, या दिस थिंग इज़ बेटर देन दिस, या दिस
event has happened for, it hasn't happened for the past 20-25 years, so it is unique. ये चीज़ें जो होती हैं ऑडियंस के बहुत ज़्यादा ना इन्फॉर्मेशन कैप्चर करती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। ऑसम वर्ड्स वही वाली बात आ जाती है कि जी आप वर्ड्स ही ऐसे यूज़ करें जो इन चल रहे हों, नीश आगे जी, आजकल के बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं कि जी बहुत सारे ऑसम वर्ड्स हो सकते हैं, आप लोग हर किसी के लिए अलग-अलग होते हैं जो उनकी इन्फॉर्मेशन या उनके अटेंशन गैदर करते हैं। उसके बाद आ जाती है आपने किस तरह का कंटेंट कवर करना है। इंश्योर्स जो है ना, इंश्योर्स ऑल रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक आर एड्रेस्ड। जब आप किसी वही वाली बात आ जाती है, जब आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं ना, तो आप अपनी पसंदीदा चीज़ की तरफ ना जाएँ, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है मेरी पसंदीदा चीज़ हर किसी की पसंदीदा चीज़ हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, किसी स्पेसिफिक स्टोरी के अंदर सबको ही पसंद आ रही हो, ठीक है? हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनर्स होते हैं। तो आपको पूरे जो है ना एक ब्रॉडर पिक्चर देखनी पड़ती है ब्रॉडर ऑडियंस के लिए। आगे आ जाता है प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। आपको वही वाली बात है, कॉम्प्रिहेंसिव और इन्फॉर्मेटिव हो, लोगों को समझ आए। डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टीज एंड क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबल होना चाहिए, ठीक है? एक्सपर्टीज मतलब कि जी आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में आपकी रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं वो ठीक है, वो कितना फैक्चुअली करेक्ट है। इफ इट इज पुट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस जो आपको क्रिटिकली क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, बेशक इट मे बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट इट शुड बी एबल टू टेक दैट क्रिटिसिज्म एंड इट शुड बी फैक्चुअली करेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं बैलेंस डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। कितनी डेप्थ में आपने जाना है, कितनी ब्रेड्थ में आपने जाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ अबाउट अ फिक्शन स्टोरी में लिख रहा हूँ, जो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो जी 18 से लेस है। तो अब मुझे कितनी डेप्थ में जाना चाहिए, कितनी ब्रेड्थ में जाना चाहिए, वो किस लेवल पर कनेक्ट कर पाएंगे, उनकी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उनकी लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये भी आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड थिंग है कि डिजिटल मार्केटिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ वेरियस डिजिटल चैनल्स। इट मे बी, लेट्स से लिंक्डइन। आजकल बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं वाया इंस्टाग्राम, वाया टिकटॉक, वाया फेसबुक, ठीक है? या आपके डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हो गए, आपके डिफरेंट यू नो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स हो गए जिन पे आप प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज एंड अपने ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं। लेट्स से, ठीक है, दोबारा से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जी मैंने एक आर्टिकल लिखा अबाउट अ रिंग लाइट, ठीक है, या अबाउट अ लाइट, अबाउट एन आरजीबी लाइट। तो मैं उसको सबसे ज़्यादा जो है ना प्रमोट करूँगा जाके वाया ऑन टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसकी टारगेट ऑडियंस मिल सकेगी। लिंक्डइन पर जो है वहाँ वहाँ पे आई डोंट थिंक नो मोस्ट पीपल विल बी यू नो नीड टू रीड अबाउट आरजीबी लाइट्स और रिंग लाइट्स, सच काइंड ऑफ थिंग्स। वहाँ पे लोग आपके जो होते हैं ना स्किल्स वगैरह के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाह रहे होते हैं, आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड थिंग्स के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं जी इट इनकम्पसेस ऑनलाइन मार्केटिंग भी आ जाती है इसमें। टेक्निक सच एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गई आपकी, कंटेंट मार्केटिंग आ गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, बड़ा मजे की चीज़ है कि आप लोगों के सोशल मीडिया जो है ना उनको मार्केट करें, उनको मैनेज करें, ठीक है? ईमेल मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग एंड मोर। डिजिटल मार्केटिंग leverages the power of digital platforms and technologies to create awareness, ठीक है? अवेयरनेस क्रिएट करना, generate leads, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक एंड अल्टीमेटली अचीव गोल्स, ठीक है? ये होती है डिजिटल मार्केटिंग के मेन एस्पेक्ट्स। आगे चलते हैं, आपने अट्रैक्ट कैसे करना है। जब आप डिजिटली आप मार्केट कर रहे हैं ना किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो आपको अट्रैक्ट कैसे क्लाइंट करना है, आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सी ऑडियंस को मैं रीच आउट करना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं एक गेमिंग कंसोल फॉर एग्जांपल बेचना चाह रहा हूँ या उसके बारे में कोई चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, मार्केट करना चाह रहा हूँ। तो अब तो बेसिकली तो पहले की बात नहीं थी कि जी 18 से नीचे वाले गेमिंग कोई आपका कंसोल खरीदेगा। अब तो हर एज में आपको वो करना पड़ता है, तो फिर थोड़ा-सा ना आपको हर किस्म के लोगों को टारगेट करना पड़ता है, हर किस्म की ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है। उसके बाद आती है मार्केट की रिसर्च करना। ये वही वाली बात है, पहले जो रूल्स 4 बताए थे उनमें से, कि आपको रिसर्च होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस मार्केट के अंदर आप अपना प्रोडक्ट को पुट आउट कर रहे हैं, ठीक है? और आपको डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं डाटा गैदर करने की और इनसाइट्स वगैरह की, लोगों के ख़यालात जानने की कि जी आपका जो प्रीवियस प्रेडेसेसर था, उससे क्या लोगों के मसले थे, उसके बारे में क्या चीज़ें लोगों को पसंद आई थी, लोग क्या चाहते हैं कि आगे क्या मच इम्प्रूवमेंट्स आएँ। उसके बाद आपको बायर के पर्सोनास डिफाइन करने पड़ते हैं, बिल्ड करने पड़ते हैं कि जी
डेवलप करना पड़ता है डिटेल्ड बायर पर्सोनास दैट रिप्रेजेंट योर टारगेट एंड ऑडियंस सेगमेंट्स। उसके बाद आता है यूज डाटा एनालिटिक्स। ये तो मार्केटिंग में अभी भी पढ़ रहा हूँ, सेगमेंट्स वाली बात जो है ये अभी भी हम लोगों को बड़ा इस पे जैसे कहते हैं ना जोर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं यूटिलाइज डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स टूल्स के बारे में आपको हम कल बताएंगे टू ट्रैक एंड एनालाइज यूजर बिहेवियर एंगेजमेंट मैट्रिक्स एंड कन्वर्जन। वही वाली बात है जी कि जी अब फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, दे आर ज्वाइंड, दे ओन्ड बाय द सेम पेरेंट कंपनी। तो जो चीज़ें आप ये फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप जो चीज़ें लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करना चाह रहे हैं उसी तरह के जो है ना एड्स वगैरह उससे रिलेटेड एड्स उन्हीं के फेसबुक अकाउंट पे हैं। तो दीज आर ऑल्सो थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाती है ब्लॉगिंग। ये वही वाली बात स्टोरी टेलिंग से रिलेट करती है वाली बात। इसमें आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज वगैरह देने का, अपने एहसास अपने ख्यालात बताने का। अब ब्लॉग कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप अपने बारे में ये किताब लिख देते हैं, अपना ये बायोग्राफी टाइप लिख देते हैं अपनी डेली जिंदगी का जी कि आप किस चीज़ों के बारे में ठीक हैं, किस चीज़ों के बारे में आपको गलत दिखता है, कि आप कैसे साथ हैं। ब्लॉग इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है, बट बेसिकली तो इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वेयर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली पब्लिश आर्टिकल्स। अब रेगुलरली में भी कंसाइजनेस और कोहेजन आ जाती है कि कितना रेगुलरली। इट डजेंट मैटर कि आप हर रोज ही नया ब्लॉग लिखें, डिपेंड वही वाली बात आती है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी या क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। उसके बाद आ जाती है ओपिनियंस आ जाते हैं आपके, इन्फॉर्मेशन आ जाती है और स्टोरीज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक और रेंज ऑफ टॉपिक्स। कोई भी रेंज हो सकती है, आपका एक नीश हो सकता है, आपको अपनी एक नीश सेलेक्ट करनी पड़ती है कि जी मैं टेक्निकली लिखूंगा, मैं गैजेट्स के बारे में लिखूंगा, मैं फिक्शन लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं टिपिकली फीचर्स अ सीरीज ऑफ एंट्रीज ऑफ पोस्ट अरेंज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हो सकता है इसका, या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हो सकता है कि वी विद द मोस्ट रीसेंट फर्स्ट। आपको एक सीरीज प्रोवाइड करनी है कि जी इस चैप्टर्स में आएगा आपकी जो मार्केटिंग होगी, आपकी जो आपका ब्लॉग होगा, दिस हैपन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन आ गया, चैप्टर 2 फर्दर डेप्थ में चले गए आप। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ब्लॉगिंग। उसके बाद आ जाता है कि कैसे करना है आपने, ठीक है, हाउ टू ब्लॉग। ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये मैक्सिकन में मैंने ऐसे ही थोड़ा सा कूल लगने के लिए लिख दी थी, ठीक है। इसमें 4 वो आ जाते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है आपने अपनी नीश ढूंढनी है, आपको क्या चीज़ पसंद है, आप किस चीज़ में अपने आप को बेहतरीन समझते हैं, ठीक है। क्या आप कहते हैं कि यार इसमें सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो आपने वो चीज़ ले लेनी है विच मेक्स यू हैप्पी। इधर इट मेक्स यू हैप्पी और आइदर यू आर गुड एट इट, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट टू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी और मेक यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग दैट कंटेंट। दूसरी बात आ जाती है ऑथेंटिक होना पड़ता है आपको, ठीक है। व्हेन यू राइटिंग अ ब्लॉग आपको सही चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। आपको यू नॉट जस्ट गो आउट इन द वाइल्ड एंड स्टार्ट स्पिटिंग, वही वाली बात है, स्टार्ट स्पिटिंग थिंग्स ये वो फलाने ढिमकाना। यू हैव टू स्पिट द फैक्ट्स, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ऑथेंटिक पॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करना है। उसके बाद आ जाती है आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है लोगों को कि जी जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई चीज़ रखता है, कोई उसमें वैल्यू है, उसमें कोई इम्पोर्टेंस है, आर देयर थिंग्स दैट मेक इट स्टैंड आउट। और उसके बाद आ जाती है एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्मेट्स। इसमें वही वाली बात है, ये दोबारा पहले पॉइंट से रिलेट करता है कि इफ कुछ लोग आते हैं कि जी वी डोंट हैव अ नीश, वी डोंट लाइक नथिंग राइटिंग अबाउट नथिंग मेक्स अस हैप्पी, या वी आरंट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना दूसरी चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को, तब तक आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आपको क्या पसंद है। Sometimes we're just too scared of experimenting different things कि यार I don't like it, maybe I don't like it, maybe I just don't want to try it। तो आपको डिफरेंट चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे स्टोरी टेलिंग या आप कह लें नॉन फिक्शन और टेक्निकल राइटिंग में ना टेक्निकल ब्लॉग्स लिखना बहुत पसंद है। तो आई वाज ऑलवेज यूज्ड टू गेट अवे फ्रॉम जी के नॉन टेक्निकल या आप पॉलिटिकल या आप इस तरह के कंटेंट ना लिखें वो। बट व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट जॉनर्स ना कि जी मैं इसके बारे में भी लिखूंगा, देख लेते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं पसंद आएगा लोगों को, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने भी लिख के देखे हैं और कोई कुछ भी नहीं होता। हाँ प्लस पॉइंट ये होता है कि मुझे डिफरेंट निशेज ना, मुझे ज़्यादा ब्रॉडर या एक ब्रॉडर ऑडियंस को मैं रीच आउट कर पाता हूँ और मुझे ज़्यादा कंटेंट
प्रोड्यूस करने का मौका मिल जाता है, मैं ज़्यादा लिख पाता हूँ, ज़्यादा अच्छा लिख पाता हूँ, ज़्यादा चीज़ों के बारे में लिख पाता हूँ, रिलेट कर पाता हूँ डिफरेंट ऑडियंस से, और सोसाइटी में थोड़ा सा इंडल्ज हो पाता हूँ। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट राइटिंग। और ये सारी बातें ही मैंने आपसे ज्ञान आपको बांटना था, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस एनीवन? किसी का क्वेश्चन? हेलो, we have got 10 minutes. Anybody has a question? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, और यू? आई हसान एम भाई ने मेरा गुड, हाउ आर इंटरव्यू यू? कंडक्ट किया था फॉर इंफॉर्मेशन। कैसे हसान भी? ठीक है, बेस्ट हो मैं गया। बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हसान भी, आप सुने? मैं बिल्कुल ठीक। यार वैसे मैं भूल गया था कि आपका इंटरव्यू मैंने लिया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे। नहीं, हसान भी मुझे याद रह गया था, बस इंटरव्यू जब कोई बंदा आपका कंडक्ट करता है ना, वो याद ही रह जाता है। आई एम रियली सॉरी। एक अच्छा, वो सॉरी की सेशन बात नहीं, में। वो जी हाँ हाँ जी हाँ। जी, बोलें जरूर, बोले बोले। अच्छा, सेशन वगैरह मैंने एक तो मैंने मिड में ज्वाइन किया था, और ऊपर से मैंने वो चीज़ें देखी हैं। मैं साथ साथ दूसरे काम भी अपने कर रहा था। तो जी बोले। आपने जो चीज़ें कवर की वो मोस्टली कह सकते हो कि मार्केटिंग साइड पे चीज़ें कवर की हैं। जी कैसे जी आप बिजनेसेस के लिए लिख सकते हो एंड सारा कुछ ना। जी जी। पर्सनली मैं जो हूँ ना, आई डोंट नो आपने मेरा वो पेज देखा है, यानी हसान क्रिएट्स, जिसमें मैं समटाइम्स थोड़ी सी आर्टिस्टिक इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें है? करता हूँ। अरे यस यस। जी जी, मैंने देखा हुआ है। थैंक यू। तो उसमें ना मैं मोस्टली समटाइम्स थोड़ा सा आर्टिस्टिक टाइप की चीज़ें लिखता हूँ, एंड मुझे थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग और इस तरह की चीज़ें पसंद है। तो इसके लिए यार मैं ना समटाइम्स फंस जाता हूँ कि यार क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ, क्योंकि मैं बिजनेस और इन चीज़ों के लिए तो लिखता नहीं हूँ। तो मेरा समटाइम्स मूड होता है कि यार चलो मैं थोड़ा सा आज इस चीज़ के बारे में लिखता हूँ, आज उसके बारे में लिखता हूँ। लेकिन मैं फंस जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि यार क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ। फिर थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है आगे पीछे से, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि जब आप अपनी वर्ड्स ना लिखो तो उससे मैं समटाइम्स फंस जाता हूँ। तो यार थोड़ा सा अगर मुझे इस चीज़ में हेल्प कर दो कि यार हाउ कैन आई लाइक स्टार्ट राइटिंग, मतलब क्या अप्रोच मेरी हो सकती है कि यार मतलब मैं थोड़ा सा लाइक बेटर हो जाऊँ। अच्छा, हसान भी, मैं जब इस तरह फँस जाता हूँ ना, जिस तरह आपने कहा आपका जो पेज का नाम ही है कि जी हसान क्रिएट्स, तो इसमें पहली बात तो ये वाली बात आ जाती है कि जी हसान का क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, ठीक है? मैटर यही करते हैं। तो जब स्टोरी टेलिंग वाली बात में ज़ाहिर-सी बात है मैं भी फँस जाता हूँ, क्रिएटिविटी वही वाली बात है, मैं किसी से खोज के नहीं निकाल सकता कि मैं खुद को क्रिएटिव बना लूँ, इट कम्स नेचुरली। तो द थिंग दैट हेल्प्स मी व्हेन ड्यूरिंग स्टोरी राइटिंग के मैं ना आउट इन दी ओपन जाता हूँ लोगों से, जो भी मेरे जानने वाले हैं, जो लोग हैं, जो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकता हूँ, उनसे कनेक्ट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे रिलेट करता हूँ, उनके मसाइल को अपने वर्ड्स के थ्रू या उनके खुशियों को अपने वर्ड्स के थ्रू, मैं उसको स्टोरी को ओन नहीं करता, बट मैं उनको अपने वर्ड्स के थ्रू पुट आउट करता हूँ कि या फिर अगर मैं उनसे रिलेट कर सकता हूँ तो कोई सिग्निफिकेंट या कोई रिलेटेबल इवेंट जो है ना उसको पुट आउट कर देता हूँ। तो दैट इज द थिंग दैट हेल्प्स मी पर्सनली। I don't know if it helped you. नहीं नहीं, वैसे ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। बट आई वही डेफिनेटली। वाली बात है, चाय के ढाबे पे ख्यालात। ये भी है। मैं बहुत सारी चीज़ें ना मैंने अभी तक इसी वजह से अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ पिक्चर लगाने पे आई डोंट नो मेरा दिल नहीं करता। मैं कहता हूँ साथ में इसकी ना थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी होनी चाहिए, ताकि लोग अगर वो देखें तो उनको मज़ा आए या थोड़ा सा रिलेटेबल लगे। आई डोंट नो। वो वैसे तो पिक्चर मैं से भी अपने लिए रिलेट करनी बनाता हूँ, चाहिए ना, लेकिन जो स्टोरी होती समटाइम्स है दिल ना। करता है कि लोगों को भी रिलेटेबल फील हो। तो मैं ये तो ट्राई लोगों करूँगा। से रिलेटेबल करने के लिए मेरे ख्याल से तो यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप यस। लोगों से कनेक्ट करें और उनके ख्यालात के थ्रू उनको उनको उनसे रिलेटेबल उनको कंटेंट प्रोवाइड करें कि जी उनके ख्याल वो कहें कि अभी हसान के अल्फाज में हैं, तो इनके साथ थोड़ी सी ना, दे होल्ड अ सर्टेन अमाउंट, दे होल्ड अ सर्टेन कॉस्ट, दे होल्ड अ सर्टेन वेट टू देम, तो ज़्यादा क्रेडिबल लगने लगता है लोगों को, और वो थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक वाली जिस तरह फील आ जाती है ना कि मैं खुद तो ना लिख सका लेकिन अब हसान भाई ने बोला है तो थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने में, ये वाली बात आ जाती है। चलो, आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई नेक्स्ट टाइम। और थैंक यू सो मच। एंड सेशन में से पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड ऑल द कोई बेस्ट। मसला नहीं, हसान भाई विल नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच यार।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रहमान सेशन बहुत अच्छा था। अच्छा, आई वांटेड टू आस्क समथिंग। मैं आपको कोई चीज़ ऐसी है जो बता सकता हूँ जो ऑलरेडी आपको ना पता हो? नहीं नहीं, आई थिंक आई नीड योर टेक। बताएं ज़रूर। अच्छा, वी कवर्ड द कंटेंट ना रिलेटेड टू मार्केटिंग। जी, जी। तो आई वांटेड टू आस्क, अगर हम एकेडमिक राइटिंग में कंटेंट को देखें तो वहां पे हमारे पास क्या प्रोज एंड कॉन्स आ सकते हैं इसके अंदर? क्योंकि जहां तक हमारा इंडिविजुअल कंटेंट है वहां पे इट ओनली डिपेंड्स ऑन द राइटर ना, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर है ना, ही नीड्स इंस्पिरेशन फॉर दैट। एकेडमिक हुँ। राइटिंग के अंदर यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर, मतलब समटाइम्स ना दे कॉल इट कि ये दे आर नॉट लीगल। तो वहां पे हमारी क्या टेक होनी चाहिए एज अ कंटेंट राइटर? दे आर नॉट लीगल? बिकॉज वही बात है कि एकेडमिक राइटिंग में इफ समबडी वांट्स देम टू सॉल्व योर पेपर ना, तो आपको उसके अंदर क्या टेक रखनी चाहिए? क्योंकि कंटेंट तो कंटेंट है, इफ यू लव कंटेंट तो आपको जनरेट करने का शौक होता है। ज़ाहिर-सी बात है, जनरेट करने में सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। लीगल वाला जहाँ तक पॉइंट है, तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि जी, मैं अगर किसी एकेडमिक टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिख रहा हूँ ना, तो मैं उसका कंपेटेड या उससे रिलेटेबल कंटेंट जो है ना, उसको थोड़ा-सा पढ़ूँगा, उसको थोड़ा-सा समझूँगा और उसमें ये देखूँगा कि सबसे ज़्यादा रीच किस आर्टिकल पे या किस पेपर पे की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ मैं कोई पेपर पब्लिश कर रहा हूँ किसी बंदे के लिए, कुछ लिख रहा हूँ, तो उसके एक तो पहली बात कि अगर उसी बंदे के एक बंदे के नाम पे पेपर पब्लिश हो रहा है, तो उसके पुराने कंटेंट से मुझे रिलेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ पीपल लाइक टू हियर दैट पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, इवन इफ वो पर्सन डायरेक्टली उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा। और सेकेंडली, मैं अगर रीच आउट करना चाहूँगा कि जी, अ, जो इसका कंपेटिटर या इसके कंपीटिंग कंटेंट है ना, उसको थोड़ा-सा मैं स्क्रैच आउट करूँगा, उसको उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन नॉलेज हासिल करूँगा, तो दैट मेक्स इट ईज़ियर टू राइट अबाउट दैट पेपर या जो भी होगी बात। वो वाली बात है कि जी, रिसर्च तो आगे चढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, गलत भी होती रहती है, प्रूफ होती रहती है, ठीक भी होती रहती है। तो मैं इटर्निटी की उसकी गारंटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, बट एट दैट सर्टेन मोमेंट मैं अपने वर्ड्स के साथ स्टैंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं। ओके, सो एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और भी बात पूछ सकते हैं? थैंक यू अल्फा।